वी ऑल हैव बीन देयर। जब हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के मार्क्स एक सर्टन रेंज में रह जाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि कैसे हमारी कट ऑफ क्लियर होगी, इट इज़ देन वी रियलाइज दैट यूपीएससी एग्जाम इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज़ हाउ वी अटेम्प्ट आवर एग्ज़ाम। सो ये आज मेरा यूपीएससी का एक्चुअल एग्ज़ाम पेपर है जिस पे आप देख सकते हो कि आई हैव मार्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंटली। या तो उन पे एक सिंगल टिक है और देयर इज़ अ सर्कल और डबल टिक और अ रेक्टेंगल। अब इनका क्या मतलब है एंड हाउ दीज हेल्प मी इन आंसरिंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। So let's discuss what I call the 3 iteration method so that you can efficiently attempt your papers. अब ये आइट्रेशन मेथड क्या है? ये आइट्रेशन मेथड का बेसिक जो रूल है और फंडा है, इसका पर्पस ये था कि हमें अपना पेपर इस तरीके से एक लॉजिकल मैनर में अटैम्प्ट करना है ताकि हमारे मार्क्स हो जाएं मैक्सिमाइज़। और मार्क्स मैक्सिमाइज़ करने का तरीका ये है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सही तरीके से अटैम्प्ट करें और हमारे नेगेटिव्स कम हो और हमारे सही ज़्यादा हों क्वेश्चंस। अब उसके लिए व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि 3 आइट्रेशंस में पेपर को अटैम्प्ट करना है। नॉट 100 के 100 क्वेश्चंस एक बार में नहीं अटैम्प्ट करता था, आई यूज़ टू गो इन आइट्रेशंस। अब पहली आइट्रेशन में हमें क्या करना है, ये 1 से सवा 1 घंटे में चलेगी। इस आइट्रेशन में हमें 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन जितने भी हैं वहाँ तक हमने पेपर को स्कैन करना है। उससे क्या होगा कि जो भी 100% श्योर है हमें आंसर, कि हमें पक्का पता है, तो उसे तो हमें अपने क्वेश्चन पेपर पे आंसर मार्क कर लेना है। और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने करना है मार्क। मार्क कैसे करना है, आप कोई भी सिंबल रख सकते हो। आई यूज़ टू हैव अ सर्कल और अ रेक्टेंगल। आप सिंगल टिक, डबल टिक, जैसे भी आपको, ट्राइंगल, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब सर्कल का मतलब ये था कि जो क्वेश्चंस में मैं 50-50 कन्फ्यूजन में फंसता था उन्हें तो मैं सर्कल मार्क करता था और मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो आपका है रेक्टेंगल, इसका मेरा मतलब होता था कि दिस क्वेश्चन, इसमें या तो मैं सिर्फ एक ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाया हूँ या फिर मुझे ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं आता। इट इज़ अ वेरी वेग क्वेश्चन, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कहाँ से आया, क्या था। सो इतना करने के बाद ये मेरे क्वेश्चंस हो जाते थे अराउंड, आप लगा लो 30 to 40 डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी। अगर तो ये है मीडियम डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम तो आपसे 30 या 40 क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ के गए हो तो इतने ही हो पाएंगे। और अगर आपका जी ये हो गया अराउंड 30 से 50 भी टच कर रहा है, दैट मीन्स दिस पेपर इज़ फेयरली डूएबल। अब इतना करने के बाद आपको जितने भी ये पेपर पे मार्क किए थे इन्हें आपको अपनी OMR में कर देना है फिल। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर की डिफ़िकल्टी कितनी थी। अब सेकेंड आइट्रेशन में अगले 30 मिनट में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ओनली द क्वेश्चंस जिन्हें हमने सर्कल पे मार्क किया था और इस सर्कल मार्क्ड क्वेश्चंस को हमें करना है अटेम्प्ट। अब सर्कल मार्क्ड क्वेश्चंस में 50-50 कन्फ्यूजन थी, तो हमें अगर हम ये 50-50 पे रिस्क उठाना है, अगर हम रिस्क लेते हैं तो क्योंकि ये 50-50 है, लेट्स अज्यूम कि ये क्वेश्चंस आपके थे अराउंड 40 to 50 डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी। अगर वो पहले वाले हमारे 30 थे तो ये 50 के करीब हो गए, पहले 40 थे तो ये 50। तो डिपेंडिंग ऑन डिफ़िकल्टी और आपकी तैयारी यू विल फाइंड दोज क्वेश्चंस। अगर आप अज्यूमिंग कि अगर ये अभी 40 क्वेश्चंस भी हैं, अब 40 क्वेश्चंस में अगर आपके 20 सही होते हैं 50-50 के और 20 गलत हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी हैविंग, अगर नेगेटिव हटा दें तो 1/3 आपका नेगेटिव होगा इसमें, तो क्लोज टू 7 भी अगर आप निकालते हो तो 13, तो 26 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और पहले अगर आपके थे तो 60 मार्क्स आपके पहले यहाँ से बन जाएंगे। सो दैट मीन्स आपके 86 मार्क्स तो यहाँ पक्के ही हो गए। अब डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी आप जाओगे अपनी थर्ड आइट्रेशन पे। थर्ड आइट्रेशन पे अगर आपको लग रहा है कि दिस पेपर वॉज फेयरली ईजी क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे और अभी आपको लग रहा है आपका अटैम्प्ट कम है एंड यू कैन अटैम्प्ट मोर, तो आप किस पे जाओगे, आप जाओगे अपने थर्ड आइट्रेशन पे। थर्ड आइट्रेशन पे डिफ़िकल्टी पे डिपेंडिंग आप अपने रेक्टेंगल वाले क्वेश्चंस उठाओगे। अब इनमें से जो तो बिल्कुल भी वेग क्वेश्चन है उसे तो आप छोड़ दो, प्लीज़ लीव दैट क्वेश्चन। ऐसे ही तुक्का मत लगाना, आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क उन क्वेश्चंस पे लो जिन पे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 3 ऑप्शन में से एक, 4 में से एक तो एलिमिनेट हो गया, अब 3 में कन्फ्यूजन है, अब उस पर आप रिस्क लीजिए ताकि एटलीस्ट आपकी अगर 1/3 है, अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो और 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके सही ही हों एटलीस्ट, ताकि आपको नेट एटलीस्ट 4 से 5 मार्क्स मिल जाएं और यू क्लोज टू 90।
अगर ये एक मीडियम डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम है तो 90+ मार्क्स इस स्ट्रेटजी से आप ढंग से ले सकते हो। एंड इफ़ इट इज़ एन ईजियर एग्ज़ाम तो इसमें आपके फर्स्ट आइट्रेशन में क्वेश्चंस के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, सेकंड में भी बढ़ जाएंगे, एंड इवेंचुअली आपका टोटल स्कोर 100+ भी स्कोर कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू अटेम्प्ट। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब बच्चे पूछते हैं कि हाउ मैनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, तो हाउ मैनी क्वेश्चंस का किसी को नहीं पता कि 80 करना है या 90 करना है। वॉट यू नीड टू नो इज़ कि आपको एक आइट्रेशन मेथड फॉलो करना है, उससे ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टीज आपका एक अटैम्प्ट निकल के आएगा कि आपको 90 करने हैं, 80 करने हैं। अब इस आइट्रेशन मेथड को मैं दिखाता हूँ कि आई हैव यूज्ड हाउ इन द एक्चुअल एग्ज़ाम। अब इस क्वेश्चन पे देखो मैंने एक सिंगल टिक लगा रखा है। व्हाट दिस सिंगल टिक मीन्स कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, कि सिंपल एज दैट कि इसमें एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। मुझे पता था कि टिग्रे है ये इथोपिया में है, तो फिर ये कैचन है ये नॉर्थ यमन में है, ये तो इन्होंने इंटरचेंज कर रखे हैं। और ये जो डोनाबास रीजन है ये न्यूज़ में था उस टाइम पे, सीरिया में नहीं है, दिस वी नो दिस इट इज़ इन यूक्रेन। तो इसका क्वेश्चन तो नन था। तो ये पेयर बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन स्टिल आई वॉज एबल टू डू इट, तो मुझे ये पता था ये कैसे होगा। और अब ये है सर्कल, मतलब इसमें मैं 50-50 में कंफ्यूज था इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये न्यूज़ में तो था कि ये वाई, चैड, गुना, माली ये सब न्यूज़ में क्यों है, लेकिन कुछ इनमें से अफ्रीकन रीजन्स में चाइना ने मिलिट्री बेसिस भी बना रखे थे। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि या तो इसका आंसर ये होगा या कूप वाला होगा। सो आई टुक अ रिस्क कि अच्छा यार 50-50 है, तो ये मेरा सही हो गया था कि ये कूप था। ऐसे ही इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चंस विद मार्क्ड विद रेक्टेंगल, अब इस क्वेश्चंस में मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये नाइजर की बात हो रहा है, सीड्स, ये नाइजर कल्टीवेटर खरीफ है कि नहीं है, कुकिंग में यूज़ होता है नहीं। मुझे ये पता था कि यहाँ सम लिखा हुआ है, तो मे बी दिस कुड बी वन, लेकिन इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और ये पेयर वाला क्वेश्चन था, तो ये अटैम्प्ट भी नहीं मैं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चंस में आई टुक अ रिस्क कि मुझे लगा कि मुझे ये अटैम्प्ट करना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, वन ऑफ द लिखा था, सो आई थॉट दिस कुड बी करेक्ट। अब स्विट्ज़रलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स, तो मैं जो हम एलिमिनेशन टेक्निक की बात करते हैं कि एलिमिनेशन लगाओ कि जब डेटा दिया हुआ है कि सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स दिया है, तो यहाँ एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई। सो अज्यूमिंग कि ये गलत होती है, तो मैं उस लॉजिक से मैंने ये अटैम्प्ट किया। तो ऐसे जब ये एलिमिनेशन वाली टेक्निक्स हैं या जो हम जितनी भी ट्रिक्स देखते हैं, तो इसे आपको लगाना है अपनी थर्ड आइट्रेशन में। ये फर्स्ट और सेकंड में नहीं ये चीज़ें करनी। फर्स्ट एंड सेकंड आइट्रेशन इज़ प्योरली बेस्ड ऑन योर नॉलेज। तो इस तरीके से यू कैन एफिशिएंटली इंक्रीज़ योर मार्क्स। वो जो आपको 10 मार्क्स या 2-3 मार्क्स चाहिए कट ऑफ को क्लियर करने से, वो अगर आप ढंग से पेपर को अटैम्प्ट करोगे उससे भी आ जाएगा। नाउ व्हाट यू नीड टू गो डू इज़, आप इस मेथड को कहाँ यूज़ करो। जब आप अपने मॉक्स दे रहे हो तो इन मॉक टेस्ट में, टेस्ट सीरीज़ में इस मेथड को यूटिलाइज़ करके देखो एंड डेवलप योर ओन मेथडोलॉजी, जिससे आप ढंग से पेपर को सॉल्व कर पाओ। ये कितना टाइम देना है, किस आइट्रेशन को आपको 1 में करना है, 2 में करना है, दिस इज़ व्हाट यू प्रैक्टिस इन योर मॉक्स। सो मॉक्स को सिर्फ ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूटिलाइज़ करने के लिए यूज़ करो। And those who are scoring low in your mocks, I have already made a video, आप इस आई बटन पे क्लिक करके ऊपर देख सकते हो। And don't fear if you are scoring low in your mocks। ऐसे मेथड्स को फाइंड करो और मेथड्स को एक पूरी स्ट्रेटजी की फॉर्म में इम्प्लाई करो, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है नॉलेज के साथ साथ जो आप अपना अटैम्प्ट है उसे भी सुधार पाओ। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर and do give your comments about what we should discuss further. Till then, thank you, keep studying and stay sharp.